चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अथर्व अद्वित और अदिति मीनल जी के साथ मस्ती कर रहे थे। ये देखकर सब लोग बाहर आ गए। राकेश के कप की चाय खत्म हुई ही थी, तभी सब लोग आकर हाल में सोफे पर बैठ गए। अद्वित अदिति और अथर्व को छोड़कर बाहर ही आ गया था। आराध्या किचन की तरफ चली गई। उसे पता था कि अथर्व और बच्चों को जरूर भूख लग गई होगी, तो वह उनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाने चली गई। वही अथर्व और अदिति भी एक दूसरे के साथ कुसूर फुसूर करते हुए बाहर आ रहे थे। अथर्व अदिति से बोला, मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग की या नहीं? तब अदिति बोली, बिल्कुल की है पापा, नहीं शूज खरीदे हैं आपके लिए, वह भी अक्षत चाचू के कार्ड से। उन दोनों को देखकर राकेश मन में बोला, यह आदमी इस लड़की को दिन प्रतिदिन अपने जैसा बनने जा रहा है, किसी दिन इससे भी बड़ा कांड कर जाएगी। फिलहाल मुझे चुप रहना चाहिए, किसी भी तरह इस शैतानी खोपरे का ध्यान मुझ पर ना जाए। अदिति ने आते हुए राकेश को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह वापस कमरे में दौड़ गई। राकेश मन में बोला, अच्छा है भला तेल। तभी अदिति एक बॉक्स लेकर सीधा उसके पास आए और बोली, खुशबू, मेरा मतलब दादाजी, यह मैं आपके लिए लेकर आई, पी लीजिए ना। सब लोगों ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ, जो अपने फोन में घुसा हुआ था। राकेश ने अदिति से वह बॉक्स खुशी खुशी ले लिया, ये सोचकर कि उसकी पोती पहली बार उसके लिए कुछ लाई है। उसने जल्दी से वह बॉक्स खोल तो एक चूहा उछाल कर उसके ऊपर कूद गया, जिसे राकेश डर से चिल्ला दिया। वह सच में डर गया था। उसने सीने पर हाथ रखकर वह लंबी और गहरी सांस लेने लगा। चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था, जिसे सब लोग बुरी तरह से डर गए। किया जोर से चिल्लाई, दादू यह आपको क्या हो रहा है? अथर्व ने जो आप ये सब देखा तो वह जल्दी से खड़ा हुआ। आराध्या भी दौड़ते हुए किचन से बाहर आए और राकेश की हालत देखकर बोली, अर्थ इन्हें हार्ट अटैक आया है। रोहिणी और मीनल जी रोने लगी। अथर्व राकेश की तरफ बढ़ने लगा, तभी डेविल उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ अर्थ, इस आदमी के जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी अथर्व मन में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है डेविल, देखो मेरी मंगू को, वह कितना डर गई है। अगर इस आदमी को कुछ भी हुआ तो वह सब उसे ही ब्लेम करेंगे। तभी अदिति ने अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखों से ही अथर्व से बोली, कुछ कीजिए पापा। तब अथर्व इसका कंधा थपथपा कर तेजी से रहना किसकी तरफ बढ़ गया, जो सोफे पर गिर गया था। सब लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। रोहिणी और किया उसके हाथ पर मसाला रहे थे। आराध्या उसकी छाती पर हाथ रखकर पूरी ताकत से पूछ कर रही थी, लेकिन इतना जोर काफी नहीं था। तभी अथर्व ने आकर उस साइड में किया और अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में लाकर राकेश की छाती पर दबाव के साथ पुश करने लगा। अचानक राकेश को शासन निबंध होने लगी, जिसे रोहिणी घबराकर जोर से बोली, अथर्व नहीं, सांस नहीं आ रही, प्लीज कुछ करो, अपने पापा को बचा लो बेटा। सभी बच्चे रोहिणी के मुंह से पापा शब्द सुनकर शॉक तो हुए, लेकिन राकेश की हालात ने किसी को भी कुछ सोचने नहीं दिया। वही आराध्या अथर्व से बोली, अर्थ इन सीपीआर दो जल्दी। अथर्व नेहा में सर हिलाया और अपना चेहरा राकेश के मुंह के पास ले आने लगा। रोहिणी रोते हुए अथर्व को देख रही थी। तभी सबने देखा था अथर्व अचानक ही रुक गया है। रोहिणी और सबने देखा अथर्व की घड़ी से जोर जोर से आवाज आ रही थी, जिसे सबको समझते देर नहीं लगी कि डेविल अथर्व को रोक रहा है। बच्चों को छोड़कर अथर्व का चेहरा डेविल से लड़ते हुए लाल पड़ गया था। आराध्या ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, होश में आओ अर्थ, इंसानियत के नाते ही सही, प्लीज इन्हें बचा लो। अथर्व ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाए और राकेश को सीपीआर देने लगा। कुछ मिनट की मेहनत के बाद राकेश सांस लेने लगा। अब उसकी धड़कनें भी नॉर्मल चलने लगी। अथर्व ने बिना राकेश की तरफ देख उसके पैर पकड़कर ऊपर सोफे पर रखकर उसे सीधा लेट दिया और उठकर सीधा अदिति के पास आकर बोला, अदिति मैं यहाँ आने से पहले कहा था तुम दोनों भाई बहन से कि इस आदमी और इसकी बीवी से दूर रहना, फिर भी तुमने इसके साथ ऐसा प्रेट किया। अभी फालतू में ये हमारे गले पर जाता। तब अदिति अथर्व से बोली, सॉरी पापा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी आराध्या भी उसे डांटने लगी। तभी राकेश धीमी सी आवाज में बोला, उसे मत बैठो, मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, इसलिए मैं पहले ही ऑफिस से आ गया था। तब अथर्व तल्ख लहजे में बोला, ओह तो आपकी तबीयत पहले ही खराब थी, तो फिर वेट किसका कर रहे थे, पूरा हार्ट अटैक आने का? तब राकेश अथर्व की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? राकेश की बात सुनकर अथर्व का चेहरा टमटमा गया। वह गुस्से मैं बोला, फिक्र मुझे आपकी फिक्र क्यों होगी? मेरी बेटी के डरे हुए चेहरे की वजह से मैंने आपको बचाए, मेरी बीवी के इंसानियत के हवाले ने आपको बचा लिया, वरना मेरे लिए तो कल के मरते आज मर जाओ आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर अथर्व वहां से ऊपर कमरे में चला गया। पीछे राकेश मन में बोला, झूठ बोल रहे हो, फर्क तो पड़ता है तुम्हें। तभी आराध्या बोली, अव्यान अपने पापा को फोन करके बुलाओ, तुम्हारे दादाजी को अस्पताल ले जाना जरूरी है, यह मिनी अटैक था, आगे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इससे पहले इलाज हो जाए वही बेहतर है। अद्वित अदिति का हाथ पकड़कर पूरी पलटन को अपने साथ आने का इशारा करके ऊपर छत पर चला गया। वही अव्यान ने आयुष को फोन करके सब बता दिया और वह भी बाकी पलटन के पीछे हो लिया।
किया वहीं बैठी रही। वह राकेश के सबसे करीब थी और उससे प्यार भी बहुत करती थी। उसे पहले तो अदिति पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब राकेश ने खुद कहा कि उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी तो वह शांत पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ दोपहर तक अस्पताल में रहा, फिर उसे भी उसकी ताई जी आराम करने घर भेज दिया। राजपूत मेंशन पहुंचकर ग्रंथ बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को जब उसकी आंखें खुली तो टाइम 6:30 बज रहे थे। उसने फोन चेक किया कि अथर्व का कोई मैसेज तो नहीं आए, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। अथर्व ने उससे कहा था कि जब हमलावर उसके आदमियों के हाथ लगेंगे तो वह उसे लोकेशन मैसेज कर देगा। तब वह आज की रात भी अस्पताल में रहने का सोचकर नहाने चला गया। करीबन 7 बजे ग्रंथ अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आए तो उसके दादाजी, उसका बाप और चाचा वहीं बैठे थे। ग्रंथ को आता देख उसके दादाजी उससे बोल, मेरे फोन में कांटे लगे थे जो तुमने। उसके तुरंत बाद शिविका का फोन उठा लिया था। तब ग्रंथ बोला, मुझे मालूम नहीं था कि ताऊजी के साथ यह हादसा हो गया था। तभी उसकी ताई जी वहां आते हुए बोली, ग्रंथ बेटा, मैं तेरे ताऊजी के लिए खाना बना रही हूँ, तुम डिनर करने के बाद अस्पताल चले जाना और शिविका को घर भेज देना। ग्रंथ की ताई जी कहकर एक सोफे पर बैठ गया। उसका आप उसे लगातार घूर रहा था जिससे वह इरिटेट हो रहा था। तभी उसके चाचा अखिल राजपूत उससे बोले, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन अथर्व सूर्यवंशी को कैसे जानते हो? क्या तुम जानते हो वह बिजनेस वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखता है? अखिल के सवाल पूछने पर कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन अथर्व सूर्यवंशी को कैसे जानते हो, क्या तुम जानते हो वह बिजनेस वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखता है? तब ग्रंथ बोला, मैंने वहां पर बोला था वह मेरे दोस्त के पापा है, बाकी मुझे उनके किसी भी बड़े ओहदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हर्षद भी अपने कमरे से बाहर आया और ग्रंथ को देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपने आप राजीव से बोल, पापा यामिनी भी ताऊजी को देखने आएगी। वह अपनी फ्रेंड के घर पर है तो मैं उसे वहां से पिक करके ताऊजी से मिलकर घर ले आऊंगा। राजीव ने उसे हाँ में सर हिलाकर इजाजत दी। यामिनी हर्षद की जुड़वा बहन यानी ग्रंथ की सौतेली बहन थी। राजपूत मेंशन में आज डिनर जल्दी हो गया था, जिसके बाद ग्रंथ अपने ताऊजी का खाना लेकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रात ठाकुर हवेली की छत पर बच्चों की पलटन के बीच गहन चर्चा चल रही थी, जिसके टॉपिक दो थे। पहले था रोहिणी ने अथर्व से यह क्यों कहा कि राकेश को यानी अपने पापा को बचा लो, और दूसरा अथर्व रोहिणी और राकेश से गुस्सा क्यों रहता है। अद्वैत ने पहले तो अदिति को समझाया कि उसकी कोई गलती नहीं है, राकेश की तबीयत पहले से ही खराब थी। सब बच्चे शांति से बैठे थे। तब अद्वैत अव्यान से बोल, अव्यान क्या तुम हमारे पापा से जुड़ा कुछ ऐसा जानते हो जो हम नहीं जानते? तब अव्यान बोला, नहीं यार चाचू जब भी यहाँ आते हैं दादी और दादू से बिल्कुल बात नहीं करते, यहाँ तक कि पापा से भी उनसे नफरत सी करते हैं। मैंने मम्मी और पापा से बहुत बार पूछा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तब अदिति बोली, रोहिणी दादी ने पापा से कहा कि उन्हें यानी अपने पापा को बचाओ, इसका मतलब तो एक ही है कि पापा उनके बेटे हैं, लेकिन पापा की हरकतें तो प्रीतम दादू जैसी है और वही हमारे दादा है। मैं अपने दादू को इस खुसद बुढ़े के साथ एक्सचेंज नहीं करूंगी। तभी आकृति बोली, हाँ चाचू सिर्फ हमारे चाचू है, बाकी सबके दूर से चाचू है। तब ऋषभ बोला, और अगर वह हमारे चाचू हुए तो तुम सबने गौर से नहीं देखा क्या? अथर्व चाचू की शुक्ल आयुष चाचू से कितनी मिलती है, और अदिति तुम भी तो कुछ कुछ राधिका हुआ जैसी दिखती हो, और ऐसा सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही होता है। तब अद्वैत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोहिणी दादी से ही पूछ लूंगा। चलो सब तुम सबके सामने ही पूछूंगा। वह सब नीचे चल दिए जहां राकेश को लेकर आयुष और आदित्य हॉस्पिटल जा रहे थे। अथर्व भी तैयार होकर नीचे आ रहा था। उसे तैयार देखकर आराध्या उसे घूरते हुए बोली, तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? तब अथर्व बोला, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उन्हें हार्ट अटैक दिलवाने। सब लोग एक साथ चिल्लाए। क्या? आदित्य गुस्से में बोला, अथर्व तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? तब अथर्व उसे इग्नोर करते हुए आराध्या से बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ग्रंथ के पास इन्हीं लोगों के साथ निकल जाऊंगा, तुम्हारे उस पागल डॉक्टर को मुझे कुछ काम है। अरे वही डॉक्टर रमेश को। तभी अद्वैत भी बोला, पापा मैं भी जाऊंगा, मुझे भी ग्रंथ से मिलना है। तब अदिति भी कूदते हुए बोली, मैं भी जाऊंगी और उसे सिगरेट की दुकान की चुगली इसके ताऊजी से करूंगी। ऐसे ही आकृति, अनुषा, ध्रुविक, अभय और आह्वान भी जाने की जिद करने लगे। तब अथर्व बोला, ठीक है बड़ी गाड़ी निकालो, अपन तुम लोगों के साथ जाएगा। उसके बाद आदित्य, आयुष, ऋषभ, राकेश को लेकर एक गाड़ी में निकल गए और अथर्व बच्चों की पूरी पलटन के साथ चला गया। वही ग्रंथ जब अस्पताल पहुंचा तो शिविका को उसने उसी ड्राइवर के साथ वापस घर भेज दिया। उसकी बुआ और उनका बेटा अनीश भी साथ थे तो उसे शिविका की ज्यादा फिक्र नहीं हुई। उसने
जाकर पहले चरण जी को फ्रेश होने में मदद की, फिर उन्हें खाना खिलाया। उसने टाइम देखा तो भी 8 बजे थे। उसने टिफिन वगैरह बंद करके रखा ही था कि तभी रूम का दरवाजा खुला और हर्षद अंदर आते हुए बोला, ताऊ जी देखिए आपसे मिलने कौन आया है। वह साइड में है गया तो उसके पीछे घुटनों तक की वेस्टर्न ड्रेस में यामिनी अंदर आए और चरण जी से बोली, कैसे हैं ताऊ जी आप। चरण जी नॉर्मली ही बोले, ठीक हो बेटा। अब तब हर्षद ग्रंथ को देखते हुए बोला, अरे ताऊ जी कोई और भी तो है जो आपका हाल चाल लेने आया है, अंदर आ जाओ। अलीशा। अलीशा नाम सुनकर ही ग्रंथ की भवें तन गई, चेहरा सख्त हो गया और आंखों में लाली उतर आए। अलीशा उसकी जिंदगी में आई उसकी पहली दोस्त और पहली लड़की, जिसे उसने अपना हमसफर बचपन में ही चुन लिया था, लेकिन उसके हॉस्टल में जाने का फायदा उठाकर हर्षद ने उसे भी उससे छीन लिया। 12th स्टैंडर्ड के पास आउट होकर जब ग्रंथ अलीशा से मिला तो वह बिल्कुल बदल चुकी थी। ग्रंथ को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कॉलेज में उसका मजाक उड़ाने में वही सबसे आगे रहती थी, जबकि वह और सब जानते थे कि ग्रंथ उसके लिए कुछ और ही फील करता है। वही ग्रंथ की फीलिंग अलीशा के लिए भी इस लेवल तक नफरत में तब्दील हो चुकी थी जितनी अपने माँ बाप के लिए थी। अलीशा की नजरें ग्रंथ के चेहरे पर ही एक टक जमी हुई थी। वही आकर्षक और हैंडसम चेहरा, उसका दिल एकदम से धड़क उठा। उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि राजपूत परिवार का पूरा बिजनेस और संपत्ति ग्रंथ के नाम पर है। तब से वह अब वापस से उसके करीब आने की कोशिश में लगी थी, लेकिन ग्रंथ दिल्ली चला गया था जिससे वह अब सफल रही। वह अब ग्रंथ के साथ पैचअप करना चाहती थी ताकि उस शादी करके वह उम्र भर ऐश कर सके। वही हर्षद को लगता था कि वह अलीशा के जरिए ग्रंथ से पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़प सकता है। अलीशा या ग्रंथ एक दूसरे को देखकर कोई रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही अदिति झटके से दरवाजा खोलकर और एक कान पर हाथ रखकर गाते हुए बोली, एक बंदर ने खोली नशे की दुकान, जल्दी से जाकर सिगरेट खरीद लो। वह क्या मस्त गाना बनाया है मैंने। तभी अद्वित ने उसके सर पर टकली दे मेरी और उसे अंदर धकेलते हुए बोला, हर वक्त गला फाती रहती है। ग्रंथ कैसे हो यार। वह बोलते हुए जल्दी से ग्रंथ की कमर पर लटक गया। ग्रंथ अद्वित का वजन संभालने में लगा था कि तभी अदिति ने कोहनी उसके पेट में धीरे से मारी और बोली, किधर है तुम्हारे ताऊजी, अभी तुम्हारी चुगली करके आग लगाकर रोटियां सकती हूँ। वह इतना कहकर सबको देखने लगी। चरण जी को देखकर वह समझ गई कि वही उसके ताऊजी है, लेकिन अदिति बड़े खतरनाक मूड में थी। वह हर्षद को देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते ताऊजी। बस अदिति का इतना कहना था, आगे वह हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हुआ है कि ग्रंथ की बुरी तरह से हंसी छूट गई और वह अद्वित का वजन संभाल नहीं पाया और उसे लेकर नीचे गिर गया। हर्षद ने गुस्से से पहले अतिथि को देखा और फिर ग्रंथ को जो उसे पर हंस रहा था। वही अलीशा तो अदिति को ग्रंथ के साथ देखकर ही जलकर कोयला हो गई थी, क्योंकि हमारी अदिति अपने पापा की परी होने के साथ साथ सचमुच की हूर की परी ही थी। यामिनी उसकी तो नजर अद्वित पर ही चिपक गई थी। तभी अथर्व बाकी बच्चों के साथ रूम में दाखिल हुआ और ग्रंथ को हंसते हुए देखा। बोला, ग्रंथ तुम्हें दौरा तो नहीं पड़ गया? और तू उठ, नालायक बेशर्मों की तरफ पड़ा है। अद्वित उठकर खड़ा हुआ और ग्रंथ को भी खड़ा किया। ग्रंथ अथर्व से बोला, आपने ये खतरनाक लड़की पैदा करने से पहले क्या खाया था? तब अदिति हर्षद से बोली, सॉरी मैं मजाक में खतरनाक वाले मूड में थी। आज मेरे एक मजाक से हमारे एक दादाजी को हार्ट अटैक तक आ गया था, लेकिन मेरा मन अभी भी भर नहीं, अब मैं चुगली करूंगी। इतना कहकर अदिति ग्रंथ के ताऊजी के पास जाकर बैठ गई। चरण की तो मुस्कुराते हुए उसे और फिर ग्रंथ को ही देख रहे थे। तभी अदिति उनसे बोल, ताऊजी मैं अदिति सूर्यवंशी आपके इस नालायक लाडले बेटे की दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि इसकी दुश्मन हूँ। ग्रंथ को हर्षद पर हंसी आ रही थी। तभी अथर्व बाकी बच्चों के साथ रूम में दाखिल हुआ और ग्रंथ को हंसाता देख बोला, ग्रंथ तुम्हें दोहरा तो नहीं पड़ गया और तू उठाने लायक बेशर्मों की तरफ पड़ा हुआ है? तब अद्भुत उठकर खड़ा हुआ और ग्रंथ को भी खड़ा किया। ग्रंथ अथर्व से बोला, आपने ये खतरनाक लड़की पैदा करने से पहले क्या खाया था? तभी अदिति हर्षद से बोली, सॉरी मैं मजाक के खतरनाक वाले मूड में थी। आज मेरे एक मजाक से हमारे एक दादाजी को हार्ट अटैक तक आ गया था, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा, अब मैं चुगली करूंगी। इतना कहकर अदिति ग्रंथ के ताऊजी के पास जाकर बैठ गई। चरण की तो मुस्कुराते हुए उसे और फिर ग्रंथ को ही देख रहे थे। तभी अदिति उनसे बोली, ताऊजी मैं अदिति सूर्यवंशी आपके इस नालायक लाडले बेटे की दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि उसकी दुश्मन हूँ, जिसकी शिकायत करने में आपके पास आई हूँ। आपको पता है ये कितनी सिगरेट पीता है? और मुझे तो लगता है दारू भी पीता है। जैसे सुबह इसकी शक्ल लगती है उसे, तो यह मुझे पक्का बेवड़ा लगता है। अदिति की बकबक चालू हो गई थी। ग्रंथ तेजी से उसके पास आया और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुम इन्हीं टॉर्चर करने आई हो क्या? चलो इन्हें आराम करने दो, चलो बाहर सब। और हर्षद तुम्हारा भी अगर मिला हो गया हो तो अपनी बहन और दोस्त को लेकर घर चले जाओ। डीबीआई बाहर बैठते हैं, ताऊजी आप भी अब सो जाए। इतना कहकर ग्रंथ अदिति का मुंह दबाकर ही उसे खींचकर कमरे से बाहर ले आया।
जैसे ही सब कमरे से बाहर आए अदिति ने ग्रंथ का हाथ काट लिया, जिससे उसने अपना हाथ हटा लिया। तब अदिति उसे घूरते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरा ब्यूटीफुल मुंह बंद करने की। ग्रंथ ने हाथ झटकते हुए उसे घूर कर देखा। तब अथर्व बोला, अदिति शांति से, यह हॉस्पिटल है। अच्छा अब तुम सब मिल लिए हो ना ग्रंथ और उसके ताऊजी से, तो अब सीधा घर के लिए निकल जाओ। दिल का वक्त 8:30 का है, उसके बाद वहां खाना नहीं मिलेगा। तब अद्वैत अथर्व से बोला, घर के लिए निकल जाओ, इससे आपका मतलब क्या है खाने का? आप भी हमारे साथ जा रहे हो वापस, समझे, या फिर मेरी मातेश्वरी को फोन घुमाओ। तब अथर्व ग्रंथ से चिपकती हुए बोला, ना लायक, अपने आप को धमकता है जादू। आज से मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे ग्रंथ से एक्सचेंज करता हूँ। तभी अदिति अथर्व के कान में धीरे से बोली, ठीक है, मुझे भी एक्सचेंज कर लीजिए। इस सूखी लकड़ी के साथ इस बार अदिति ने तानिया को लपेट था, जो कुछ दूरी पर हर्षद और अलीशा के साथ खड़ी उन सबके नौटंकी देख रही थी। ग्रंथ को आज बड़ा मजा आ रहा था, वह दोबारा हंसने लगा, साथ में अथर्व भी उसे और अदिति को खुद से लगाकर मुस्कुराने लगा। तभी अद्वैत अथर्व के पीछे जाकर उसकी पीठ पर झूलते हुए बोला, पापा मैं बीपी से आपकी शिकायत कर दूंगा अगर मुझे जरा भी परेशान किया तो। अब हमारे साथ घर चली, और ग्रंथ तुम भी इन सब से निपट कर हमारी हवेली पर जरूर आना, हमारी कियादी की सगाई है 2 दिन बाद। तभी ऋषभ वहां पर आया और अथर्व से बोल, चाचू दादाजी के सारे टेस्ट वगैरह सब शुभ होंगे तो हम उन्हें लेकर घर जा रहे हैं। और अभी विराट फूफा जी का फोन आया था, कह रहे थे बच्चों को भले यही छोड़ देना लेकिन आपके घर जरूर लेकर जाएं हम। अथर्व का मुंह फूल गया और वह ग्रंथ को एक तरफ ले गया और धीरे से कहा, हमलावर पकड़े गए हैं, आज हमारा उनकी खबर लेना पॉसिबल नहीं है, तो कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैं यही हॉस्पिटल के बाहर से तुम्हें ले चलूंगा। ग्रंथ ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर अथर्व ही सबसे बोल, चले ढोलू राम, हम भी अभी चलते हैं। अद्वैत ग्रंथ से फिर से मिलने का कहकर सबके साथ वहां से चला गया। अदिति जाते जाते उसका पर कुचल गई, जिससे वह उसे तिल मिलाते हुए घूरने लगा, लेकिन फिर बाद में मुस्कुराने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़े कुछ अनचाहे लोगों पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं हर्षद, अलीशा और यामिनी ही थे। वह उन दोनों को इग्नोर करके अपने ताऊजी के पास रूम में चला गया। हर्षद भी दोनों लड़कियों को लेकर तिल मिलाते हुए वहां से चला गया। उसकी नजरों में ग्रंथ की हंसी चुभ रही थी, साथ ही अदिति की खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया था। ठाकुर हवेली में आज 9 बजे के आसपास सब दिन कर रहे थे। अथर्व शांति से खाना खा रहा था, वही अद्वैत बैठ कभी उसे गौर से देखा तो कभी आयुष को। वह मन में बोल, ऋषभ सच कह रहा था, पापा की शक्ल कितनी ज्यादा फूफा जी से मिलती है, कहीं वह सच में इन दादरी के बेटे तो नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने रहा नहीं गया और वह रोहिणी से बोल, दादी आज अपने पापा से यह क्यों कहा कि अपने पापा यानी दादाजी को बचा लो। सबने अद्वैत की तरफ देखा, अथर्व ने भी उसे गुस्से से घर कर देखा और फिर रोहिणी को घूरते हुए कहा, वह क्या है ना? उनकी जुबान फिसल गई थी, तुम्हें या फिर तुम सब लोगों को यहाँ के किसी भी इंसान की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, समझे? अथर्वा ने दिल्ली वाली पूरी पलटन से कहा। तो अद्वैत अथर्व को तिरछी नजरों से घूरते हुए बोला, मैंने सवाल दादी से किया था, उन्हें जवाब देने दीजिए, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? पत्थर वाले गुस्से से अद्वैत को घर कर देखा और कुछ बोलना। तभी रोहिणी अद्वैत से बोली, अभी बेटा वह मैंने तेरे पापा को आयुष समझ लिया था, तो ये सब गलती से हो गया। रोहिणी के जवाब से अद्वैत या फिर बाकी बच्चे संतुष्ट नहीं थे। तभी अदिति अथर्व से बोली, पापा यहाँ पर बड़ी दादी के साथ तो आपकी छोटे होते हुए की बहुत तस्वीरें दादी ने हमें दिखाई है, लेकिन वहाँ घर पर तो आपकी एक भी तस्वीर दादी या दादू, यहाँ तक कि बड़ी दादू के साथ भी नहीं है। तब अथर्व तमतमाते हुए बोला, उसे वक्त दुनिया के सारे कमरे में आग लग गई थी, बस मिल गया सबको जवाब। तभी आकृति ने भी अपना मुंह खोला और अथर्व से बोली, चाचू घर पर हमारे वाली बड़ी दादी की तो एक भी फोटो नहीं है, क्या आपने उन्हें कभी देखा है? अथर्वा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तू भी अपनी चोंच खोल, तू क्यों पीछे रहेगी? आकृति का मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया। वह आराध्या की तरफ देखकर बोली, चाची देखो ना इन्हें। तब आराध्या बोली, तुम सब उनके पीछे क्यों पड़े हो आज? तब अथर्व बोला, कल सुबह ये सभी वापस दिल्ली जाएंगे, मैं खुद इन्हें छोड़कर आऊंगा। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, नहीं। अथर्व आंखें मटकते लगा और कहा, फिर चुपचाप खाना खाओ और सगाई एंजॉय करके वापस चलो, ज्यादा इधर उधर के लोगों पर ध्यान मत दो। अथर्व की बात सुनकर आदित्य, आयुष और राकेश तीनों ने उसे घूर कर देख सभी बच्चे खाना खाकर वहां से भाग गए। तब राकेश अथर्व से बोल, कब तक छुपाओगे उनसे सच? एक न एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा। तब अथर्व राकेश को घूरते हुए बोला, अच्छा तो फिर अभी बता दीजिए उन्हें, ताकि वह लोग यहाँ दोबारा आए ही ना, और मैं अच्छे से जानता हूँ इस औरत ने ये सब जानबूझकर किया है। तब रोहिणी बोली, नहीं अथर्व बेटा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया। तभी अथर्व उठकर वहां से जाते हुए बोला, मेरा खाना हो गया, चैन से खाना भी कोई खाने नहीं देते हुए
अथर्व वहां से बीच में ही खाना छोड़कर उठ गया। अथर्व के जाते ही आदित्य आराध्या से बोला, आराध्या तुम इसे कुछ समझती क्यों नहीं? कम से कम अपने बच्चों के सामने तो वह ऐसे रिएक्ट ना करे। माँ पापा बड़े हैं, वह उनकी इज्जत उनके सामने नहीं करेगा तो उन पर इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तभी रोहिणी उसे रोकते हुए बोली, आदित्य बेटा गलती मेरी है। घबराहट में मेरे मुंह से वह बात निकल गई जिससे सब बच्चों के मन में शक आ गया है। रोहिणी ने आदित्य को चुप करवा दिया था। उसके बाद सब ने जल्दी से खाना खत्म किया। राकेश को अथर्व पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन में कुछ सोच और वहां से चला गया। वही अथर्व ने कमरे में जाकर सबसे पहले प्रिया जी से बात करके अपना मूड ठीक किया। फिर एक एक करके विद्या जी और ललिता जी से बात की। फिर अथर्व मन में सोचने लगा कि ऐसा क्या करें जिससे बच्चों के मन में सब खत्म हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक कहानी गढ़ ली और उसे सुनने के लिए वह अद्वैत के कमरे की तरफ निकल गया। अथर्व कमरे में पहुंचा तो देखा राकेश वहां सभी बच्चों के पास पहले ही बैठा था और उन्हें सच बताने ही वाला था। राकेश बच्चों को सच बताने की इरादे से उनके पास पहुंच गया और बोला, तुम सब सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। तभी अथर्व बीच में आकर बोला, सच यह है कि मैं इनका बेटा नहीं हूं, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था तो दादी ने मुझे गोद ले लिया था और कुछ सालों तक मैं यही रहा। जब मैं 12 साल का हुआ तो बीमार पड़ गया था, इसलिए दादू और माँ बाप ने मुझे अपने पास साथ वापस ले गए। सभी बच्चों ने पहले अथर्व की तरफ देखा और फिर राकेश की तरफ, जिससे राकेश को मजबूरन हाँ में सर हिलाकर अथर्व की बात का समर्थन करना पड़ा। तब अदिति कूदते हुए अथर्व के पास आए और बोले, थैंक गॉड पापा, आप प्रीतम दादू की ही बैठे हैं, वरना मैं तो आपको यहाँ कभी आने भी नहीं देती। क्या मालूम ये सब आपको और हमको हमारे घर ही ना जाने देते। अथर्वा ने राकेश को तिरछी नजरों से घर कर देखा, जिससे वह वहां से तमतमाते हुए चला गया। वही अथर्व बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगा था कि वह सब दिन भर की बातें भूल जाए। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद अथर्व हवेली से रफूचक्कर हो गया। वह सीधा हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा और ग्रंथ को फोन करके उसे बाहर बुला लिया। ग्रंथ ने भी शिविका को हॉस्पिटल जल्दी बुला लिया था, जिसे अपने ताऊजी के पास छोड़कर वह अथर्व के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसके कुछ देर बाद ही आदित्य और आयुष राकेश को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनके पीछे ही राजीव राजपूत की गाड़ी थी, जिसमें से वह और अखिल दोनों भाई हॉस्पिटल के अंदर चले गए। आज चरण जी को दोपहर तक डिस्चार्ज किया जाना था। वही अथर्व और ग्रंथ दोनों ही एक जगह पर आ गए थे। यह वही जगह थी जहां पर अथर्वा ने बम ब्लास्ट वाले कुछ आतंकवादियों को मगरमच्छ का भोजन बनाया था। वह दोनों गाड़ी से बाहर आए। अथर्व ग्रंथ को लेकर उसे बड़े से बेसमेंट में अंदर आ गया तो वहां पर दो लोग दोनों हाथों को ऊपर की ओर बांधकर लटके हुए थे। अथर्व ने अपने आदमियों को फिलहाल के लिए बाहर भेज दिया। उनके जाने के बाद वह ग्रंथ से बोला, यही है वह दोनों आदमी, तुम जैसे चाहे इन्हें ट्रीट कर सकते हो। तभी ग्रंथ ने आसपास देखा तो उसे एक मेज पर बहुत सारे हथियार रखे हुए दिखाई दिए, जिनमें चाकू और भी बहुत सामान था। उसने एक बड़ा सा चाकू उठाया और वहीं से निशाना लगाकर उन दोनों आदमियों के हाथों की रस्सियों पर फेंका। एक ही बार में दोनों की रस्सी कट गई और दोनों ही जमीन पर गिर गए। अथर्व एक तरफ बड़े गौर से बैठा ग्रंथ के हर मुंह को देख रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने ग्रंथ को एक बड़ा सा हथौड़ा उठाते हुए देखा। ग्रंथ बड़े ही शालीनता से उसे बड़े हथौड़ी को जमीन पर घिसते हुए उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ा। वह दोनों आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह पर ताप चिपकी हुई थी। ग्रंथ ने उनके पास पहुंचकर वह थोड़ा हवा में उठाया और उनमें से एक आदमी के घुटने पर दे मारा, जिससे वह आदमी बुरी तरह से छटपटाने लगा। ग्रंथ ने उसके मुंह पर से टेप हटा दी तो वह आदमी अपने घुटने को पकड़कर रोने लगा। दूसरा आदमी खौफ भरी नजरों से ग्रंथ को देखे जा रहा था। तभी ग्रंथ उसे रोते हुए आदमी से बोल, किसके कहने पर मेरे ताऊजी पर अटैक किया था तुम लोगों ने? तब वह आदमी रोते हुए बोला, हम उसे नहीं जानते, हमें बस फोन आया था और फोटो के साथ पैसे मिले थे, इसके अलावा हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ग्रंथ उसे आदमी के जवाब से नाखुश हुआ और उसने एक और बार वह थोड़ा उठाकर उसकी इस टांग के पैर पर प्रहार कर दिया। इस बार उसे आदमी की खतरनाक चीखें सबको सुनाई देने लगी। तभी ग्रंथ ने उसे दूसरे आदमी को घुटने पर भी वार कर दिया, जिससे वह भी घुटी हुई आवाज में चिल्लाने लगा। ग्रंथ बोला, तू बता किसके कहने पर यह सब किया? तभी अथर्व बोला, ये लोग सच कह रहे हैं, इन्हें पीसीओ से कॉल करके काम बताया गया था। मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। कॉल की टाइमिंग से मैच किया तो उसे समय किसी ने बुरके में पीसीओ से किया था। तभी वह पहला आदमी बोला, साहब हमें बस उन्हें थोड़ा बहुत घाव देने को कहा गया था, जिससे बस वह अस्पताल में एडमिट हो जाए। वह तो हमसे अपनी जान बचाने के चक्कर में वह थोड़ा बड़ा घाव लग गया, हमें माफ कर दीजिए साहब, हम आज की बात कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, प्लीज साहब आप ही अपने लड़के को समझाए।
हम दोनों ये धंधा छोड़ देंगे और इज्जत से कम जाकर खाएंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए मालिक। तब अथर्व ने उन्हें धमका कर छोड़ दिया, जिस ग्रंथ बोला डीबी आपने उन्हें जाने क्यों दिया। तब अथर्व बोला क्योंकि यह अटैक सिर्फ तुम्हें यहाँ वापस बुलाने के लिए था, तुमने सुना नहीं, तुम्हारे ताऊजी को बस अस्पताल पहुँचने तक की ही चोट देने के लिए उनसे कहा गया था, मतलब तुम्हारे घर का ही कोई है जिसने ये किया है, और वह कौन है तुम खुद पता करोगे और उसके लिए तुम्हें यही रहना होगा कुछ दिनों के लिए। तब ग्रंथ बोला मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे उसे घर में नहीं रहना। तब अथर्व बोला मैं और बाकी सब अभी 3-4 दिन यही मुंबई में है, तब तक रह लो, और हाँ सतर्क रहना। कुछ टाइम भी था वह अपने दादा ताऊजी और बहन के साथ, और अपने आप को इतना जलाओ कि वह जलकर कोयला हो जाए। मैं भी आजकल इसी काम में लगा हुआ हूँ, सच कह रहा हो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, ट्राई करके देखो। उसके बाद अथर्वगढ़ के साथ वहां से निकलकर सीधा हवेली चला गया, वही ग्रंथ भी हॉस्पिटल चला गया, आज उसके ताऊजी को घर लेकर भी तो जाना था। ग्रंथ जब अस्पताल पहुंचा तब उसके चाचा और आप दोनों डॉक्टर से कुछ बातचीत कर रहे थे। ग्रंथ अपने ताऊजी के पास गया तो देखा वह तैयार बैठे थे, तभी राजीव और अखिल रूम में आए। राजीव ग्रंथ को घूरते हुए बोला तुम कहाँ गए थे भैया को छोड़कर। ग्रंथ को अथर्व की बात याद आई गई, उसने उसे बताया था कि वह आदित्य और राकेश को कैसे जवाब देता था। तब ग्रंथ अथर्व के दिए मार्गदर्शन पर चलते हुए बोला भजिया तलने गया था, आपको भी तलनी है। ग्रंथ के ऐसे जवाब से चरण जी और अखिल दोनों चौंक गए, वहीं ग्रंथ के अंदर बैठा शैतान हंसते हुए ग्रंथ से बोला वह मजा आ गया, देख ग्रंथ तेरे बाप का मुंह कैसे बन गया। ग्रंथ ने राजीव की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घर रहा था। तब चरण जी ग्रंथ से बोले ग्रंथ बेटा ऐसे नहीं बोलते। तब ग्रंथ बोला फिर उन्हें क्या लेना है मुझे, मैं कहीं भी जाओ। राजीव कुछ बोलना, तभी चरण जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया और कहा ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं। तब राजीव उनसे बोला आपने ही इसे बिगड़ा है भैया, आपको इसकी इतनी बदतमीजी भी दिखाई नहीं देती। तभी डॉक्टर वहां पर आ गए तो सब चुप हो गए। डॉक्टर ने उन सबको कुछ जरूरी बातें समझाए और उसके बाद ग्रंथ राजीव और अखिल चरण जी को लेकर राजपूत मेंशन के लिए निकल गए। शाम को आदित्य और आयुष राकेश के साथ हवेली पहुंचे तो अथर्व सभी बच्चों के साथ बैठा टीवी देख रहा था। आरती उन दिनों के लिए पानी लाए, ऋषभ भी गाड़ी लगाकर अंदर जाकर अथर्व की टोली में शामिल हो गया। तभी मीनल जी आदित्य से पूछने लगी कि डॉक्टर ने राकेश की हेल्थ को लेकर क्या बताया। मोहन जी भी वहीं बैठे थे। तभी आदित्य ने एक नजर अथर्व को और बच्चों पर डाली, जिम अथर्व को छोड़कर बाकी सब उनकी तरफ देख रहे थे जैसे वह भी मीनल जी के सवाल का जवाब जानना चाह रहे हो। तब आदित्य ने कहा पापा के सभी टेस्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट सुबह आएगी। तब सब वापस टीवी देखने लगे। तभी आरती बोली तो क्या सगाई की डेट आगे बढ़ा दे, जब पापा जी की तबीयत सही होगी तब सगाई हो जाएगी। आरती की बात सुनकर अथर्व के कान खड़े हो गए। तभी राकेश बोला उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सब लोग हमारे लिए ही थोड़े ना बैठे रहेंगे, राधिका और बाकी सब बच्चे लोग बार बार थोड़े ना यहाँ आ पाएंगे, उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब होगी। सर सगाई परसों ही होगी। राकेश ने अथर्व को देख लिया था, वह समझ गया था कि वह जरूर कुछ ऐसा बोल देगा जिसे आदित्य को बुरा लगेगा। तब आदित्य ने कहा ठीक है फिर इन्विटेशन कार्ड सबको भिजवा देते हैं, पापा देख लो कोई लिस्ट में रहते हो नहीं गया ना। तब अथर्व बोल कहाँ पर है लिस्ट, मुझे भी दिखाओ। आयुष ने वही रखी मैगजीन के बीच से एक पेपर अथर्व की तरफ बढ़ा दिया। अथर्व ने लिस्ट चेक की तो उसमें मुंबई के सभी बड़ी कंपनी के ऑनर्स के नाम थे, यहाँ तक कि राजपूत अंपायर का भी। तब अथर्व लिस्ट वापस उसे थमते हुए बोला इसमें ग्रंथ की फैमिली का भी नाम है, मुझे बस यही देखना था। तब अदिति अथर्व से बोली पापा आप उसे नशे की दुकान को भी बुलाएंगे। तब अथर्व बोला बिल्कुल, वह वापस दिल्ली जा रहा था, मैंने ही उसे रोक लिया 3-4 दिनों के लिए, वरना वहां जाकर वह आजाद हो जाता और रोज दारू पीता। मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे में वह यही रहे तो ही अच्छा है। राकेश अथर्व को गौर से देख रहा था, वह मन में बोल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, यह आदिमानव और कौन है ये ग्रंथ जिस पर यह इतना ज्यादा मेहरबान हो रहा है, कहीं वह भी इसी की तरह का पीस तो नहीं है। वही सब बच्चे टीवी में एक्शन मूवी देख रहे थे जिनमें कुछ लड़के एक लड़की के पीछे लगे हुए थे। ऐसा सीन देखकर अदिति गुस्से से खड़े होकर उसे लड़की से बोले है तुम्हें डरना नहीं चाहिए, वह लड़की पड़ी है पास में घुसा दो उसे इन लड़कों की गर्दन में। तभी आकृति बोली अरे थी वह आपकी बात नहीं सुन पा रही है और यह बस फिल्म ही तो है। तब अथर्व बोला ये भले ही फिल्म है आरू, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए, जो भी हाथ लगे उसे अपने डिफेंस में उसे करना चाहिए, चाहे कोई औजार हो या बंदूक। तुम सब लड़कियां अगर कभी ऐसी सिचुएशन को फेस करो या फिर किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखा तो तुरंत एक्शन लेना, फिर सामने वाले को मौत के घाट क्यों ना उतरना पड़ जाए। बाकी तुम सबका लीडर यानी मैं संभाल लूंगा, समझ गए ना। तब सभी लड़कियां एक साथ चिल्लाई समझ गए। अथर्व की सीख सुनकर लड़के लोग आदित्य आयुष अखिल और सभी बड़े लोगों के साथ सभी औरतें भी स्माइल करने लगी। हवेली में ऐसे ही शाम हो गई तो अथर्व पूरी पलटन को लेकर पास के ही एक पार्क में घूमने चला गया।
वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ राजपूत मेंशन में आते ही लंच करके सीधा अपने कमरे में सोने चला गया था, जिसकी आंख शाम को शिविका के जगाने से खुली। वह उसकी पीठ पर बैठी हुई उससे बोली, भैया उठ भी जाओ, चलो मेरे साथ पार्क में घूमने चलो, देखो ना हर्षद भाई और यामिनी दीदी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। तब ग्रंथ ने उसे एक तरफ लड़का दिया और कहा, तू पहले मेरे ऊपर से उतर और जा मेरे लिए काफी बनवा दे, खुद मत बनाने लग जाना वरना पी नहीं जाएगी मुझे, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अपनी कॉफी की बुराई सुनकर जीविका का मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, लेकिन ग्रंथ उसके साथ पार्क जाएगा ये सुनकर वह खुश होकर वह चलती हुई कमरे से बाहर भाग गई। गाइस आज इतना ही, कल मैं बात पार्ट देने की कोशिश करूंगी। आज जब का पहला दिन था और बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, अभी ही घर आई हूँ और फ्रेश होकर डिनर करके पार्ट लिख रही हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा है, तो आज के लिए सिर्फ इतना।